देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस डायग्राम के ऊपर जितनी एक्सप्लेनेशन करी जाए कम है, उसके पहले आप मेरे से एक बात समझिएगा थोड़ा के, ठीक है। मैंने क्या किया है, ऐसे पूरा चैप्टर इसी का है, माइटोसिस मेयोसिस का ही है, तो बताने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इधर मैंने लिखा है मेयोसिस। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए यहाँ पे, अगर मैंने एक सेल बना दिया और इसके पास क्रोमोसोम्स का नंबर 46 और आप ये 9th में भी 10th क्लास की बुक में भी थोड़ा थोड़ा वहां पे आवाज कम जा रही है। यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है जिसको डिवाइड होके दो और सेल्स देने हैं जिनके पास क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने एक ऐसा सेल बनाया है जिसके पास क्रोमोसोम का नंबर 46 एज इट इज जैसे इसके पास है, बट जब ये डिवाइड कर रहा है तो 23 मतलब पहले ऐसे नहीं होता, पहले दो बार में डिवाइड होता है, फिर 23 के 4 हैप्लॉइड गेमेट्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लॉइडी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी और इसकी प्लॉइडी, मतलब इस जनरेशन का जो हमने लिखा है यहाँ पे केवल हम प्लॉइडी की बात करते हैं। तो इसने माइटोसिस ने क्या किया है, प्लॉइडी को इस माइटोसिस में मेंटेन करके रखा हुआ है। क्या किया हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है, प्लॉइडी मेंटेन्स। मैम प्लॉइडी मतलब बता रही हूँ, थोड़ा सा सुनते जाइए, बता रही हूँ। देखिए तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने पहले वाले केस में माइटोसिस में जैसे आपकी उंगली कट गई, कोई फिंगर है थोड़ा सा कट हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि बचपन से पता नहीं अभी तक में कितने माइनर छोटे छोटे ऐसे कट्स हुए होंगे जो हम लोगों को याद भी नहीं है। आप अपने उंगलियों को देखिए, फिंगर्स को देखिए, कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कट एक्चुअली में हुआ कहाँ पे था, ठीक है। इसका मतलब है कि वहां पे जो रिपेयरिंग हुई है उसके लिए आपकी बॉडी को क्या करना पड़ा, सेल डिवीजन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, सेल डिवीजन। दोनों ही, चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इधर वाले की बात करें, ठीक है, दोनों के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो दोनों ही किसके टाइप हैं, सेल डिवीजन के टाइप हैं। किसके टाइप हैं, सेल। दूसरा कलर में ले लेते हैं ताकि आपको समझ। यहाँ पे दोनों ही किसके टाइप है, सेल डिवीजन के टाइप है। चाहे आप माइटोसिस का जिक्र कीजिए चाहे आप मेयोसिस का जिक्र कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सब रफ रखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, बाकी कोई पर्पस नहीं है। आगे चलिए। अब आपका ये क्वेश्चन है कि प्लॉइडी क्या है,
पहले मैं प्लॉइडी समझा दूँ क्योंकि मैं प्लॉइडी लिख रही हूँ, PLOIDY। प्लॉइडी का मतलब है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी सेट sets of chromosomes are present. Chromosomes are present. अब आप बोलेंगे हमें अभी भी समझ नहीं आया और सिंपलीफाई करती। मैंने क्या किया, मान लीजिए क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो है 20 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कितना है? 20 है, 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स के टोटल शूज का जूतों का नंबर कितना होगा? जैसे बोलिए 20 स्टूडेंट के शूज का टोटल नंबर कितना होगा? 40। अच्छा चलिए 20 की बजाय मैं 23 ही लिख देती हूँ, क्रोमोसोम का खेला ही खत्म सारा ह्यूमन बीइंग का। 20 की बजाय मैं इसको क्या कर देती हूँ? 23 कर देती हूँ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में एक्सेप्शनली ईच एंड एवरी सेल कैरी 23 क्रोमोसोम। कुछ मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर का मतलब है 46, ठीक है। इस डेटा को मैं आपको एक एग्जांपल के ऊपर फिट करके दिखा दूं, स्टूडेंट के एग्जांपल के ऊपर। 20 का आपने 40 बोला, इसका मतलब सबके पास इतना कॉमन सेंस है कि 23 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे टोटल शूज कितना लिखेंगे? जल्दी बोलिए। 46। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितना लिख दिया मैंने? 46 लिख दिया। आप गए मार्केट और आपने बोला कि भाई मैं ना एक जूते खरीद के लाया हूँ। आपका सामने वाला फ्रेंड ऑटोमेटिकली समझ जाता है एक पेयर खरीद के लाया है। अब आप ये एक ही पैर का तो खरीद के लाएंगे, यूजलेस होता है अगर आप एक कहीं से आपको मिलता है लेके आते हैं, ठीक है। टोटल शूज 46 है, लेकिन ये 46 कैसे हैं? तो 23 जोड़े में है, 23 पेयर में है। कैसे है ये? 23 पेयर्स हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो है। 23 पेयर, ठीक है। जब ये 23 पेयर्स में है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसे प्रेजेंट है, ये कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, उसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के ऐसे 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 हम कर क्या रहे हैं जल्दबाजी में, हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स का पेयर बना रहे हैं। मैं काउंट करके नहीं बना रही, रफ वर्क है, बार बार मैं बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि ये 23 जोड़े मतलब कि 46 मैंने बना दिया है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे 46 बनाया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 46 बनाया और मुझे बोला जाना है कि तुम इसको इस तरीके से डिवाइड करो, तुम इसको इस तरीके से डिवाइड करो कि जो तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम, ये मियोसिस वाला केस में बता रही हूँ कि तुम्हारे पास जो 46 शूज जो तुमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उसमें से सबके लेफ्ट पैर का तुम एक साइड कर दो, सबके राइट पैर का तुम दूसरी साइड कर दो, ठीक है। तो तब जाके ये वाला केस निकल के सामने आता है। अब इसको हटा के और मैं बता दूं कि मैं बोलना क्या चाह रही थी। इसको हटाती हूँ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि आप बायोलॉजी के नोटबुक में भी शूज लिख लीजिए तो दूसरा टीचर जो पढ़ेगा बोले क्या लिखा है बच्चे ने, ठीक है। देखिए, तो एक सेल मैंने बनाया जहां पे मैंने 23 जोड़े बनाए। क्या किया मैंने? 23 जोड़े, कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स बनाए मैंने। ये जो 46 है, अब मुझे बोला जाना है आपको क्या करना है, इसमें से सबका लेफ्ट वाला निकाल के इधर कर दीजिए और सबका राइट वाला निकाल के इधर कर दीजिए, ठीक है। मैंने 1 1 1 1 1 करके 23 इधर बना दिया, मैंने 23 इधर बना दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इसके अंदर 23 पेयर्स हैं और यहाँ पे ओनली 23 है, यहाँ पे ओनली 23 है।
आपने पूछा था प्लॉइडी क्या है, तो प्लॉइडी का मतलब है हाउ मेनी सेट ऑफ सेक्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। आप जिसमें पता करना चाह रहे हैं एक्चुअल में वो कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। ठीक है, आप जैसे ही अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर को क्लियर करते हैं, किसी भी चीज की प्लॉइडी करके सामने आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी प्लॉइडी क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग 2n लिखते हैं, और यहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको हम लोग n लिखते हैं। यहाँ पे भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको हम लोग n लिखते हैं। अमन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अमन रिप्लाई कीजिए उधर से, क्लियर हुआ? यस मैम। एक बार और पूछा था आपने, मुझे याद आया, एक बार और आपने पूछा था, जो मैंने इससे मुझे याद आया कि मैंने जब पूछा था तो आपने आंसर करा था कि मैडम हैप्लॉइड का मतलब वन सेल होता है या एन का मतलब वन सेल होता है, कुछ ऐसा ही आंसर किया था। इसी से याद आया मुझे, शायद उम्मीद करती हूँ कि आज क्लियर हो गया होगा। लिख देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे केसेस आते हैं पॉलीप्लॉइडी के, बहुत सारे केसेस जो है वो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं आपको 12वीं क्लास में आगे जाके। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आई है, डिप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड का मतलब है एन, डिप्लॉइड डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, सब बताने बताने की जरूरत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन होगा, मैडम एग्जाम्पल दे दीजिए। हैप्लॉइड के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो गैमेट्स, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप मेल गैमेट को देखते हैं, अगर आप इसको देखते हैं, मेल गैमेट को देखते हैं, ये भी हैप्लॉइड होगा। अगर आप फीमेल गैमेट को देखते हैं, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा। तो इन बहुत अच्छे से जानते हैं, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना जाइगोट बनाता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, सो द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट बिकम्स 2n और डिप्लॉइड। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है? 2n। अब कई बार होता है कि गुमनाम करने के बच्चों को पूछा जाता है, तुम एक बात बताओ कि अगर कोई प्लांट है उसका रेडिकल, प्रिम्यूल, ये सारी चीजें, उसकी प्लॉइडी बताओ, रेडिकल की प्लॉइडी बताओ, प्रिम्यूल की प्लॉइडी। सोचने वाली बात है कि जब जाइगोट 2n बन रहा है, किसी स्ट्रक्चर को अगर दे रहा है आपको बना के बिना मेयोसिस किए, क्योंकि लोअर प्लांट्स में मैंने आपको ये बात भी बताई थी, उसी में कुछ स्पेसिफिक काम वो करते हैं, और मेयोसिस करके क्या कर दिया उन्होंने, हैप्लॉइड्स पोज दिए। बट यहाँ पे वैसा ड्रामा नहीं है। एक सिंपल सी साधारण सी बात यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि अगर ये जाइगोट फॉर्म कर रहा है, तो जाइगोट फॉर्म करने के बाद चाहिए रेडिकल बनाए, चाहिए प्लिम्यूल बनाए, सबकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। क्लियर? बहुत पूछा जाता है। एंडोस्पर्म, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन याद है समझ रहे हैं क्या लिखी है, एंडोस्पर्म। इतना जो मैंने लिखा है, इसमें से अगर किसी को कोई डाउट पहले पूछिए मेरे से, इतना पूछ लीजिए। इसमें से किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अमन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत अभी भी? यस मैम, हो गया। हाँ, और किसी को कोई डाउट? मैम साउंड थोड़ा दूसरे तरह है। वो मुझे भी लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की, जबकि हेडफोन हो। क्लियर नहीं आ रहा।
थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सही कर लेती हूँ। आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। अब बताइए, क्लियर वॉइस जा रही होगी अब, ठीक है? यस Yes, ma'am. ये वो कनेक्शन कट हो गया था बीच में। देखिए, तो यहाँ पे प्लॉइडी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है? अब आगे देखिए, अगर आपको इतनी बात पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना है, माइटोसिस के केस में क्या होना। मियोसिस जो है ये थोड़ा अनोखा है।
मियोसिस जो है ये अपने आप में दूसरे टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि 1/3 करेगा, ऐसा भी नहीं है कि 46 है तो अपने मन से कुछ और बांट के दे देगा, ठीक है। ये डिवीजन जब भी होता है तो कैसा होता है, इक्वल होता है। और माइटोसिस के केस में ये प्लॉइडी मेंटेन करेगा और मियोसिस के केस में क्या है, प्लॉइडी मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब पहले आप मुझे एक बात बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है या सेल डिवीजन हो रहा होता है, मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या बोल रही हूँ मैंने एक यहाँ पे सेल बनाया, ठीक है। इसका क्रोमोसोम का नंबर 46 लिखा मैंने, इसके 2 और सेल बनाए मैंने, इसका भी क्रोमोसोम नंबर मैंने 46 लिखा, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 46 लिखा, ठीक है। इसके बीच में कहानी छिपी हुई है, जो कि मोस्टली होता है कि बच्चे मेरे से पूछते हैं। आप एक बात सोचिए, ऐसे सोचना स्टार्ट कीजिए, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 जनरेशन में बांट दूं, मैं ऐसा बोलूं कि ये फर्स्ट जनरेशन है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये F2 है, ये सेकेंड जनरेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास 46 रुपीज है, 46 रुपए है आपके पास, आपको 2 पर्सन्स में ए और बी में इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपको 46 रुपीज इसको देने हैं, 46 रुपीज इसको देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट कि आप 46 को कैसे 46 बांट के दे सकते हैं। 46 को आप दोबारा उसको 46 में इक्वली डिवाइड करके तो तभी देंगे ना, जब यहाँ पे किसी मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पे 92 करेंगे, क्या करेंगे, 92 करेंगे। ये बात हर बच्चे के दिमाग में जा रही है, जो मैं बोल रही हूँ, बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोई किताब कभी नहीं लिखता, इस बात को समझिए। ये कोई भी दुनिया की बुक कभी भी 92 का नंबर या डेटा शो नहीं करता, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, उनको कोई गलती ना, मिस्टेक ना आ जाए। 92 बनता जरूर है, बस इसका डेटा कोई बताता नहीं है आपको, क्योंकि 92 बन के रहता नहीं है, वो डबलिंग करने के बाद फिर वापस डिवाइड करके दे देता है। बट यहाँ पे इस क्रोमोसोम के नंबर को इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेगा, इस 46 में से 46 इसको देगा, 46 इसको देगा। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? रिप्लाई कीजिए, जो मैं बोल रही हूँ No, समझ आ ma'am. रहा है? नो मैम। देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन है कि ये बार बार आपको जो सेल साइकिल की फोटो दिखाई जा रही है, ठीक है। नीट के तो ये कितने क्वेश्चंस कैरी करता है, आज तक कोई काउंट नहीं कर सका है इसको, ठीक है। हर एक स्टेप में आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। ये एक रफ वर्क था, मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, 92 बन के बैठ जाता है, दैट इज योर एस फेज। एक्चुअल में क्या है, ये सिंथेसिस फेज है। क्या है ये, सिंथेसिस फेज है। यही वो सिंथेसिस फेज है which is responsible for DNA replication। और डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके, बच्चों को कंफ्यूजन से हटाने के लिए मैं बोलती हूँ कि पहले एक ही कलर का आप बनाइए, उन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके बना दीजिए। इसके ऊपर आप क्या कीजिए, दूसरा स्ट्रैंड बना दीजिए। ये मतलब कि ऐसे ऐसे क्रोमोसोम का नंबर, ये अगर क्या है 46 है, ऐसे कितने हैं 46, मतलब 23 जोड़े, ठीक है। तो सारे 46 के 46 इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस से, इस
रेप्लिकेशन के प्रोसेस से डीएनए की डबलिंग करके बैठेंगे, ठीक है। ये क्या है? डीएनए है। और आप जो यहाँ पे ये प्रोसेस दे रहे हैं डीएनए के डबल करने के लिए, दैट प्रोसेस इज रेप्लिकेशन। यानी कि रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस फॉर, हम क्या लिख सकते हैं इसमें? रेप्लिकेशन क्या कर रहे हैं आप? इसमें डीएनए से ही डीएनए को बना रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है? रेप्लिकेशन है, ठीक है। DNA replication occurs in S phase or synthesis phase or synthesis phase of cell cycle. इधर लिख लीजिए, डीएनए replication is required for maintenance of ploidy of cells during cell division. अब आप बोलेंगे नहीं हमें समझ नहीं आया कैसे। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मेंटेनेंस लिखा है। अब आप बोलेंगे नहीं हमें ये समझ नहीं आ रहा कि मेंटेनेंस कैसे कर रहा है। तो नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, आपके पास 46 है, माइटोसिस का केस बता रही हूँ, आपके पास 46 है, आप 46 देना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर ये भी 2n है और ये भी 2n है, ये भी 2n है, तो आप ऐसा तो तब कीजिएगा ना जब आप इसको क्या कीजिएगा, इस 2n वाले का भी नंबर आप डबल करके रखिएगा। 46 को 92 में पहले कन्वर्ट कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा उसको बाद में स्प्लिट करके दीजिएगा। जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि ये क्या करता है, प्लॉइडी के मेंटेनेंस का काम करता है सेल डिवीजन के टाइम में। रेप्लिकेशन खत्म, सेल डिवीजन का पूरा डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन रेप्लिकेशन बंद हो गया उस दिन सेल डिवीजन का क्या होगा, पूरा जो डिसिप्लिन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इतनी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको सिर्फ किसके बारे में दिया है, ये एस फेज के बारे में मैंने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। मैं आपको आपकी बुक में भी अंडरलाइन करा देती हूँ, देखिए आपको वहां पे भी दिख जाएगा। ये देखिए, सब पे चलेंगे हम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट एक्चुअल में यहां से करना है, जिसकी वजह से मैं ये पेज लेके आई हूँ। देखिए जीवन फेज, ये जो पैरा आपने लिखा है इसमें इस सिंथेसिस फेज को देखिए ध्यान से, ठीक है।
सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, नीट में बहुत बारी इसको पूछा जा चुका है। आप जाके ध्यान से ढूंढिए इसको, आपको कंफर्म्ड मिल जाएगा, जरूर मिलेगा आपको। हो नहीं सकता कि आपको ये नहीं मिले, आपको कंफर्म्ड है कि ये जरूर मिलेगा। अब बच्चे को कंफ्यूजन क्या होती है, if the initial amount of DNA is denoted as 2C then it increases to 4C। बच्चा बोलता है मैडम पता नहीं क्या क्या ये CC लिख रहा है, हमें बात समझ नहीं आ रही। इधर देखिए, अगर ये क्या है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम 2C है ये, ठीक है, अच्छी बात है। इसने अपना 2 बार में, मतलब पहले आपने ऑरेंज वाले को अलग किया है, फिर आपने एक ब्लू स्ट्रैंड इसके ऊपर नया बना दिया है। तो 2C है, तो ये डिवाइड होके इधर भी 2C दे रहा है और ये डिवाइड होके इधर भी क्या कर रहा है, 2C दे रहा है। तो 2C + 2C, नीचे वाला 4C होता है ना, इसके लिए आपको यहाँ पे ये स्पेशल लाइन दी जा रही है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। किसी बच्चे को इस लाइन में दिक्कत, मैंने आज तक जितने बैचेस पढ़ाए हैं हर बच्चा मेरे से इस लाइन का मतलब पूछता है, जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये रेप्लिकेशन का डायग्राम बना रखा है, ये देखिए। कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ, तो जिसकी वजह से इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिए। However, there is no increase in the chromosome number। ये बहुत हैरानी वाली बात है, इतना ड्रामा हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, 2C to 4C हो रहा है। If the cell had deployed a 2n number of chromosomes at G1, ये क्या G1 S G2 क्या कर रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। Even after S phase, the number of chromosomes remains the same, that is 2n। यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन करा रहे हैं, तो सेल डिवीजन कराने के बाद ये यही बोल रहा है कि 2n रिमेन्स द 2n। 2n जो है, हैरानी की बात ये है कि ये अपनी प्लॉइडी को यहाँ पे बदलने का काम नहीं कर रहा है, ये अपनी प्लॉइडी को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन पे ही चल रहा है हम लोग, अब थोड़ा सा इस सेल साइकिल को ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी किताब का ही आपके। अब नीट का अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। आपको जो सीरीज यहाँ पे याद रखना है वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज G1 S G2 M। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगर हम इस साइकिल को ऐसे घुमाना स्टार्ट करें, इधर से ऐसे साइकिल को हम क्या करें, ऐसे अगर घुमाना स्टार्ट करें, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कैसा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज। कैसा है ये डायरेक्शन? क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब बच्चा बोले मैडम मेरी मर्जी, मैं जो है ना, मैं ऐसे उल्टा पढ़ना इसको स्टार्ट करता हूँ, G1 G2 S, ऐसा नहीं होता। आप जैसी इसकी सारी, मतलब जो जिसको बारीकी बोलते हैं ना हम लोग, उस पर आप आएंगे बहुत आसानी से आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब कि पहले यहाँ पे क्या होगा, आपके पास G1 फेज आएगा। अब आप सोचेंगे गैप गैप गैप, ये ड्रामा क्यों चल रहा है यहाँ पे, गैप फेज गैप फेज गैप फेज, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि लोगों को ऐसा लगता है, या जिसने पहले यहाँ पे, इसने लिखा भी है यहाँ पे, जिसने भी पहले इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया उसको ऐसा लगा कि एक्चुअल में जो सेल डिवीजन है वो यही है, जो आप यहाँ पे सब स्टेजेस पढ़ते हैं, जिसको आप लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज खत्म हुआ, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब ही सेल डिवीजन होता है। ये क्या लिखेगा, सेल डिवीजन, समझ गए? जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको सेल डिवीजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नीट के एग्जाम में देखिएगा खूब मिलेगा क्वेश्चन, इतना ज्यादा ये क्वेश्चन मिलता है कि आप पूछिए मत। आपको ए बी सी सीरीज दे दिया जाएगा कि राइट सीरीज को आप मार्क कीजिए, A B C D। मैंने यहाँ पे क्या किया,
4 सीरीज को लिखना स्टार्ट कर दिया। उसमें पहला मैंने लिख दिया G1 G1 G2 S M G1 G2 S G1 S G2 M G1 S G2। एक जैसा लग रहा है देखने में सारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं। जब आप इसकी राइट सीरीज को ढूंढने चलते हैं तो राइट सीरीज को ढूंढते वक्त एक्चुअल में आपको क्या मिलता है, आपको ये सेल साइकिल मिलता है G1S G2M। इसमें कहीं पे ये आप समझ लीजिए कि ये पत्थर की लकीर है, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। G1S G2M, तभी मैंने चैप्टर स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे यही लिख दिया है, ठीक है। तो ये जब भी होगा यहाँ पे क्या होगा, G1S G2M, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो ये याद होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे G1S और G2, एक G1 है फिर S है और G2 है। ये इंटरफेज को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? सॉरी, ये इंटरफेज को बिलोंग करते हैं। जब आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है, गैप 1 सिंथेसिस फेज और G2 फेज। पहला क्या है आपका, गैप 1 है, उसके बाद सिंथेसिस फेज है, उसके बाद कौन सा है, G2 फेज है, ठीक है। इनको जब आप ध्यान से देखते हैं तो एनसीईआरटी बुक हालांकि पढ़ाते वक्त आपको ये बात बताएगा भी कि इनको इंटर नहीं बोलना चाहिए या बीच का। अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, देखिए मैंने रफ में क्या किया, यहाँ पे सेल डिवीजन लिख दिया। एक सेल था, एक क्या था, सेल था, जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और जैसे ही उसका साइटोकाइनेसिस होगा, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के बाद यही सेल यहाँ पे 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये जर्नी चलेगी। अब मान लीजिए इन दोनों सेल को मैंने यहाँ बना दिया, एक को यहाँ बना दिया, एक को मैंने क्या किया, यहाँ ड्रॉ कर दिया, दूसरे को, इसी को बनाया है मैंने, इसको। तो आपने क्या देखा, फिर से ये भी इस सारे प्रोसेस को फॉलो करेगा, फिर ये 2 से 4 हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में हमारी बॉडी में जो मेन फ्रेम के अंदर जो आता है इसी को माना जाता है। बाकी जो बेचारे पर्दे के पीछे से बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, G1 S G2, इन तीनों को एक साथ मिला के 1 2 3, इन तीनों को एक साथ मिला के इंटरफेज के अंदर मार्क किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? इन तीनों को किसके अंदर मार्क करते हैं हम लोग, इंटरफेज के अंदर मार्क करते हैं, ठीक है। ये जब भी मार्क होगा तो इंटरफेज के अंदर, ये देखिए G1 S G2, ये तीनों किसके सब फेजेस है यहाँ पे, इसको जब आप देखते हैं तो ये the interphase is divided into 3 further phases G1 S G2। कोई दिक्कत किसी को? The interphase is divided into 3 further phases G1 S G2। कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि लाइंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लाइंस आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपने अभी समझा है उसी के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इंटरफेस जो है उसको 3 सब फेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है G1, फिर है S और फिर क्या है, G2। ये देखिए आपका, ठीक है। आगे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं इसको।
थोड़ा तेज हाथ चलाइएगा। Cell cycle is necessary in living system for maintenance of chromosome numbers. After cell division. Cell cycle follows M phases for completion of cell division. Cell cycle is basically divided into M phase and interphase. कोई दिक्कत किसी को इसमें आगे बढ़े? यस मैम। ये देखिए मैम एक मिनट। मैम एम मीन्स हो क्या गया होगा? मैम। हाँ फिर से बोलिए। एम मीन्स क्या होगा? अच्छा ये माइटोसिस फेज है। देखिए ये रहा, बताती हूँ मैं आपको। मैम ये देखिए इस पूरे को यहां से लेके यहां तक एम फेज बोला जाता है, ठीक है। तो मोटे तौर पे हम लोग बोलते क्या है कि एक एम फेज है, एक इंटरफेज है। एक जगह एनसीईआरटी ने लाइन भी लिखा है, मैं आपको लिख देती हूँ। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेज?
इंटरफेज इज द स्पेसिफिक फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है एम है यहाँ पे जो मैं समझा रही थी, सेल डिवीजन होगा, इस सेल का क्या होगा? डिवीजन होगा। ये पूरा इंटरफेस घूमेगा, फिर उस सेल का डिवीजन होगा, फिर पूरा इंटरफेस घूमेगा, फिर उसका डिवीजन होगा। तो बोलते हैं कि दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज है उसको इंटरफेज बोलते हैं। अब आया समझ में? अब आया समझ में? यस और नो बोलिए। मैम एक ही सेल बार बार Yes. डिवाइड करेगा? नहीं नहीं, मतलब नहीं समझे, एक ही सेल नहीं करेगा। इस एक सेल ने दो बना के दे दिया, ये तो आगे ये दोनों बेचारा भी तो करेगा अपना अपना। आप समझे? यस मैम। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, हम लोग देखेंगे आगे जाके। मैम ये डायग्राम जो बुक में दिया है मैम, ऊपर में गोल ऐसा करके G0 लिखा है। हाँ हाँ, वो एक रेस्टिंग स्टेट होता है, उस टाइम मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, हम लोग बात करेंगे उसकी, ठीक है। इस बेचारे ने देखिए एनसीईआरटी की किताब ने क्या करा है, G0 के बगल में इसने एक ब्लू कलर का सेल बनाया है, दिख रहा है सबको? क्या क्या है इसने? यस एक मैम। ब्लू कलर का सेल बनाया है, ठीक है। फिर उसको पकड़ के पूरा इंटरफेस घुमाया, एम फेज घुमाया, एम फेज घुमाने के बाद देखिए 2 नंबर हो गया, दिख रहा है आपको? इसका नंबर कितना हो गया है? 2 हो गया है। ये नंबर में आपको कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि इस पूरे साइकिल के होने के बाद एक्चुअल में क्या होता है, जो ये पूरा साइकिल होगा उसके बाद ये सेल डिवाइड होके अपना नंबर 1 से 2 कर लेता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये पूरा सेल जो है फेजेस ऑफ सेल साइकिल की ऊपर से थर्ड लाइन 24 आवर्स अंडरलाइन कर लीजिए। यूकैरियोटिक अगर ऑर्गेनिज्म का मोटे तौर पे ओवरऑल अगर देखा जाता है, हर 24 घंटे में क्या करता है, ये खुद को डिवाइड करता है, ठीक है। एक छोटा सा यीस्ट का एग्जांपल ले रहा है। आपने नोटिस किया है कि हर जगह जब भी कुछ भी होता है, घूम फिर के मिला जुला के हमेशा इस ऑर्गेनिज्म को उठा के ले आया जाता है। यीस्ट को काफी सिंपल होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर फंजाई है इसकी वजह से। ये सिर्फ 90 मिनट का टाइम लेता है क्या करने में, अपने सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब तो ये बेसिक बात कर रहा है, ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इंटरफेज और एम फेज जो लिखा है मैंने अभी अभी, और 24 घंटे में से 95% टाइम जो है, 95% टाइम जो है वो कौन लेके चला जाता है, इंटरफेज लेके चला जाता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि 24 घंटे में मात्र कुल मिला के एक आधा घंटा ही क्या होगा, आपका एम फेज होगा। बाकी टाइम में क्या होता है, बाकी टाइम में जब आप नोटिस करेंगे तो बाकी टाइम में ये होता है, ये देखिए यहाँ पे किस कलर को हमने यूज नहीं किया, इसको नहीं किया है। ये जो है 95% टाइम जो है यही खा जाता है, याद रखिएगा हमेशा। बच्चे इसका उल्टा समझते हैं, बच्चों को लगता है कि एम फेज जो है ये 95% खाता है और बाकी को इंटरफेज को 1 घंटा। आपको क्या लगता है डीएनए रेप्लिकेशन जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इतना आसान प्रोसेस है क्या? मैं दिखाती हूँ अभी आपको। बहुत उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह वो कैरी करने वाला प्रोसेस है, जो क्या करता है, बहुत सारे फेजेस को भी अपने साथ वो कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख जाएगा साफ साफ। डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे तो मैंने रफ में डायग्राम बना रखा है। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्लस मशीनरी वाला वो क्या है, प्रोसेस है।
ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, शुरू में एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है। शुरू में क्या होता है, एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ठीक है। यही डीएनए का स्ट्रैंड क्या करेगा आपका, बस मुझे इस डायग्राम की जरूरत है और कोई बात नहीं है, ठीक है। राइट साइड को देखिए ध्यान से, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ओपन हो रहा है, और ये जो माचिस की तिली की तरह जो यहाँ पे जो दे रखा है नाइट्रोजनस बेसिस है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है। पेयरिंग वगैरह सब सीख चुके हैं आप। और यही क्या कर रहा है, देखिए बॉन्ड्स टूटने के बाद, क्या होने के बाद, बॉन्ड्स टूटने के बाद ये बेचारा इधर से जैसे ही ओपन हुआ, नीचे से देखिए दूसरा स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, ये बहुत क्या है, टाइम टेकिंग और लेंथी प्रोसेस है, जो बहुत सारा टाइम भी खाने का काम करता है। जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो भी आप डिस्कशन देख रहे हैं, जिसमें आपको ये बात बताई जा रही है कि 95% या उससे भी ऊपर का टाइम जो है कौन लेके जाता है आपका, यहाँ पे सेल डिवीजन लेके जाता है, ठीक है। ये पेज हो गया, इस पेज में कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये पेज क्लियर है, यस और नो बोल दीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम। ये पेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बॉक्स में क्वेश्चन हो, आप लोग देख लीजिएगा, प्लांट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे कि प्लांट और दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। तो ये बॉक्स हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं कि प्लांट और एनिमल सेल के जो यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं सेल डिवीजन में, वो क्या क्या होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्यूशंट स्टेज देखते हैं, क्या देखते हैं, क्यूशंट स्टेज देखते हैं। फोटो देख लीजिए पहले, ये देखिए साइटोकाइनेसिस के खत्म होने के बाद, कहाँ पे, साइटोकाइनेसिस के खत्म होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे करके जी नॉट फेज लिखा है। क्या लिखा है उसने, जी नॉट फेज लिखा है। इसका दूसरा नाम क्यूशंट स्टेज है। क्या है दूसरा नाम इसका, क्यूशंट स्टेज है, जी नॉट बोलते हैं इसको। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बैठ जाने वाला प्रोसेस है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्यूशंट स्टेज नीचे सिर्फ एक टर्म है मेटाबॉलिकली एक्टिव, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, वो सेल्स वहां पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता नहीं कि, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये हमेशा बच्चे पूछते हैं मेरे से, तो मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखिए आप अभी 11th क्लास में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे कौन से क्लास में हैं, सेल सेल करते करते यहाँ भी सेल ही लिख रही हूँ। आप लोग किस क्लास में हैं, 11th क्लास में, ठीक है। मैंने यहाँ पे 11th क्लास लिख दिया। एग्जाम का रिजल्ट जैसे अनाउंस होगा ना, मान लीजिए कि 31 मार्च को अनाउंस हुआ, आप लोग रिजल्ट लेते के साथ आप बोलेंगे कि हम क्या हो गए, 12th क्लास में प्रमोट हो गए, हम यही बोलेंगे ना आप। तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट निकलने के बाद आपकी बॉडी का कुछ टाइम ऐसा था कि आपका हार्ट बीट बंद हो गया था, या रेस्पिरेशन बंद हो गया था, या आप इनएक्टिव स्टेट में चले गए थे, या आप रेस्टिंग स्टेट में चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली उसी तरीके से क्या होता है, सेल जो है अपना डिवीजन कर रहा है। जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इस बेचारे के लिए तो नया जन्म हो गया ना, पुनर्जन्म हो गया इसके लिए, ठीक है। तो ये जो दोनों सेल है, अब आगे जाए उसके पहले बोल दिया गया कि भाई ये ना एक थोड़ा सा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मतलब अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होने होते हैं, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज के अंदर हम लोग इसको काउंट करेंगे, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे आपकी किताब ये स्टेटमेंट देती है कि क्यूशंट स्टेज जो होता है सेल साइकिल का, cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। फिर ऑर्गेनिज्म को जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो सेल क्या करता है, काम करता है। आपको याद है मैंने आपको एक बार हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन बताया था, याद है आप लोगों को? यस मैम।
अब देखिए फिर उठ के आ रहा है यहाँ पे, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, हाउएवर देयर आर, क्या है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स? आपकी उंगली कट गई, वहां पे रिपेयरिंग का काम हुआ, दोबारा से नए सेल्स वहां पे रिपेयर होके आ गए, क्या है ये? सोमैटिक सेल है, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता उसको सोमैटिक सेल बोलते हैं, कई बार मैंने आपको रिपीट कर रखा है। तो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल जो है उसके अंदर जब माइटोसिस होगा तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे डेवलपमेंट का, रिपेयरिंग का काम होता है वहां पे। कह रहा देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज, लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया यहाँ पे? मेल हनी बीज लिख दिया यहाँ पे। जब मैंने आपको इसका सेक्स डिटर्मिनेशन समझाया था, क्या समझाया था इसका? सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने आप लोगों को